बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का समय अब खत्म होने में मुश्किल से 48 घंटे के भी कम का समय बचा हुआ है। लेकिन महागठबंधन ने अभी तक सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है। एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन नाराजगी और मान मनोबल का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच बिहार चुनाव में इस बार चर्चा के केंद्र बने जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी जो सारे घटनाक्रम है ना, वो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ये बिहार चुनाव के लिए क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन गठबंधन में जो लठभंजन के हालात पैदा हुए हैं वो अब तक दूर होते नहीं दिख रहे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में ही माथापच्ची चल रही है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान करके घर में सब कुछ ठीक ठाक होने का संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी ने तो पहली और दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र राम मांझी और फिर नीतीश खेमे से कहानी में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। नौबत ये आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलना पड़ा। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इश्यू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। इधर जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और कुछ ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जिन पर चिराग दावा कर चुके हैं। यहां तक कि कुछ सीटें तो चिराग को ऑफर भी हो चुकी हैं। ऐसे में इसको लेकर भी टेंशन बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जिन सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों को उतारा है वो सबकी सहमति से ही है, लेकिन नीतीश की चुप्पी और चिराग के दावे बहुत कुछ इशारों में बता रहे हैं। एक चीज उन्होंने पास डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। पार्टी के सर्वमान्य नेता है और इस अलायंस के फेस है। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की बात करें तो वहां की तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। यहां अभी तक सीटों पर मंथन संपन्न नहीं हुआ है। नेताओं ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अड़ी हुई है और तेजस्वी उसे मान नहीं रहे। आरजेडी तो 71 सीटों पर उम्मीदवारों को अपना पार्टी सिंबल थमा चुकी है। लेफ्ट पार्टियां भी पीछे नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति में सीपीआई ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। सीपीआई एमएल अपने लिए बड़ा हिस्सा चाहती है, तो इस बार एनडीए से महागठबंधन में लौटी वीआईपी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में कैसे और कब बात बनेगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा कर देंगे। यहाँ तक कि बिहार बदलने की बात करने वाली जन स्वराज में भी घमासान है। इधर प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके इस पूरे मामले में एक और सस्पेंस बढ़ा दिया है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन स्वराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। सवाल यह है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। गठबंधन में इस बार इतनी उलझन और कंफ्यूजन क्यों है? क्या इस बार बिहार चुनाव में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? गठबंधन की जो गांठें हैं वो आखिर कब खुलेंगी? इन गांठों का मौजूदा गठबंधन की जीतने की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? तो ये कई सारे सवाल हैं। वो बिहार चुनाव से पहले ये काफ़ी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश चल रही है, लेकिन आज उन सवालों का कोशिश करें कि सटीक जवाब आपको मिले, क्योंकि हमारे साथ विशेष पैनल है।
जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी साहब हैं, जो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं और इस गठबंधन की राजनीति इनके सामने जन्म ली है, तो इनकी बारीकियों को बखूबी समझते हैं। भाजपा के धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्रा साहब हैं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा हैं। कार्तिकेय बत्रा बता दूं कि ये आंकड़ों में, ज़मीन पर और फिर नतीजों पर, ये तीनों पहलुओं पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हैं, जो मुझे बताया कि बिहार में पिछले कई हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं ताकि वहाँ के वोटरों के नब्ज को समझा सके। और संजीव कौशिक साहब है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में केसी त्यागी साहब आपसे करना चाहूँगा। गठबंधन की राजनीति, जैसा कि मैंने कहा कि जब से आपने राजनीति शुरू की है, आपके सामने ही राजनीति पनपी और अभी इस स्तर तक पहुंची। खींचतान होती है गठबंधन में, लोग ऐसे मान मनोबल करते हैं, लेकिन इस बार बिहार में जो कुछ देखने को मिला, और ख़ास तौर से एनडीए की ही बात करें तो सीटों के फैसले के बावजूद सार्वजनिक तौर पर इस तरह से असंतोष जताना और अपने ही गठबंधन साथियों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना, ये सारी चीज़ें अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, ठीक आपने कहा। असल में अब से 50-52 साल पहले जब मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, पॉलिटिक्स में मैंने प्रवेश किया था, तो वो गैर कांग्रेसवाद का दौर था। और अब तो राजनीति की अस्पृश्यता हो गई है। उस समय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सब कांग्रेस विरोधी खेमे के हिस्से थे और कांग्रेस को पराजित करना उस समय आसान नहीं हुआ करता था। लिहाजा इतनी प्रतिस्पर्धा और मारकाट नहीं होती थी। मुझको याद है कि सब मिलकर के कई बार कई अवसरों पर एक एक उम्मीदवार भी खड़ा करते थे, हालांकि राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग थी। फिर जब से सत्ता के खेल शुरू हुए हैं, चाहे वो जनता पार्टी बनी, चाहे फिर बाद में जनता दल बना, कांग्रेस तो थी ही सत्ता के खेल में पहले से, और अब जब सरकारें में हिस्सेदारी होने लगी है तो उम्मीदवारों की इच्छाएं, अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, जब मैं पहली बार एमपी बना तो सिटिंग एमपी होते हुए मेरे खिलाफ भी लोग टिकट मांग रहे थे। तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो मेरे साथी राजनीति में है पैनल में, वो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़े हैं, उनको अनुभव होगा कि किसी भी पार्टी के लिए टिकट का वितरण कोई आसान चीज नहीं है। ये तो गठबंधन है, दोनों ही गठबंधन है, मैं एक के लिए नहीं कहना चाहता। एक पार्टी के अंदर भी एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं, और वो स्वाभाविक इसलिए है लक्ष्मण जी कि 5 साल तक हम मेहनत करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, हम कई अवसरों पर पुलिस से, शासन के कोप भोजन के भी शिकार होते हैं, कोप भाजन के भी। लिहाजा जब टिकट का वक्त आता है तो हमसे ज्यादा अच्छे मेहनती आदमी को टिकट मिले तो कष्ट नहीं होता है, लेकिन उन अवसरों पर तकलीफ भी होती है, पीड़ा भी होती है और विरोध भी होता है जब नए लोग, नए जो प्लेयर्स हैं वो कूद जाते हैं। और ये बीमारी अब लगभग सभी पार्टियों में हो गई है। सीपीआई एमएल को मैं छोड़ देता हूं, जहां उनके प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलता है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, उसमें 24 घंटे पहले, और चाहे आरजेडी हो, इस मामले में कमोबेश सब जगह कमियां खामियां हैं। जहां तक आपने मेरे गठबंधन की बात कही है, हमारे यहाँ जो विवाद हैं वो ऐसे नहीं है कि जो गलाकाट प्रतियोगिता का हिस्सा हो। नंबर 1, नेतृत्व के सवाल पर हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का स्थापित नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर है, पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार में उसी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं हमारे गठबंधन का। और चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी जनता दल के ही हिस्से रहे हैं। हमारा तीनों का डीएनए भी एक है, कभी हम एक ही साथ थे, बीच बीच में अलग होते रहे, अलग पार्टियां बनती रही। भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन है वो अटल अडवाणी एरा का है, जब नीतीश कुमार, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ये एनडीए बना था। तो आज जो परिस्थितियां हैं उसमें टिकट के वितरण को लेकर के जो दिखता है उस तरह का नहीं है। हमारी भी आज 57 लोगों की लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 2-3 सीटें जो आपके मुताबिक कॉन्ट्रावर्शियल है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। वहां पर पहले से ही हमारे सिटिंग एमएलए हैं। नंबर 1,
नंबर 2, ये लिस्ट या बीजेपी की लिस्ट, ये दोनों लिस्ट बाकायदा सर्वसम्मति के आधार पर ही ये प्रचारित और प्रसारित की गई है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को नाराज और निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एक दिक्कत बड़ी हो गई है। जब से ये पदयात्रा हुई है तो राहुल जी को थोड़ा समर्थन ज्यादा मिला, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इच्छा, जो गलत भी नहीं है, उनकी बड़ा प्लेयर बनने की है और वो ये मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, राजनीतिक विश्लेषण जो आपके बैठे हैं विश्लेषक वो भी मुझसे शायद एग्री करेंगे कि आरजेडी की सैचुरेशन स्टेज हो चुकी है। ना वो इससे कम होगी ना ज्यादा होगी, एक स्टेज होती है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, चीनी डालते डालते एक स्टेज ऐसी आ जाती है, वो घुलना बंद हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी बने, इसलिए वो लालू जी के सुपुत्र के नेतृत्व को भी इसलिए स्वीकार नहीं कर रही है कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है आरजेडी भी। तो वहां ये वैचारिक दिक्कत हो सकती है, नेतृत्व का सवाल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का विवाद फिलहाल लक्ष्मण जी नहीं है। इस पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी हैं, काफ़ी समझदार और तार्किक प्रवक्ता हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछ लूं फिर उनके पास जाना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि वैसी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। 2 उदाहरण मैं रखूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखूँगा। 2 उदाहरण जो तथ्य हैं, जीताराम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी जायज़ है और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया वो दुखी हैं, हम उनके दुख में साथ हैं। मैं आपसे सीधा सवाल कि नीतीश कुमार वाकई नाराज हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी के नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आरजेडी की जुल्म जाति के खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, हम भी लालू जी की पार्टी कभी एक हुआ करते थे जनता दल, लेकिन समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जब निर्माण हुए हैं, हम सड़कों पर भी आरजेडी से लड़े हैं। कांग्रेस भी लड़ी है एक स्टेज पे आरजेडी के जुल्म जातियों के खिलाफ। तो ऐसे निष्ठावान जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके टिकट पर जब बाहर होता है तो उन कार्यकर्ताओं का व्यथित होना, दुखित होना स्वाभाविक है, और कार्यकर्ता दुखी और व्यथित होंगे तो नेता की भी परेशानी बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे संयत नेता ने अभी तक ना कोई टिप्पणी की है, और यूं भी वो अपने इन जज्बातों को सार्वजनिक तौर से प्रदर्शित ना करने के लिए जाने जाते हैं।